मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा पार्ट 4 चल रहा था बेटा, जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिक पढ़ रहे थे। कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे थे, और जिसमें हमारे पार्ट 1 में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा कि उसकी संयोजकता 4 होती है, सहसंयोजक बंध बनाता है। और साथ के साथ हमने कार्बन के बारे में यह भी पढ़ा कि उसमें एकल बंध, द्विबंध और सहसंयोजक बंध बनते हैं। तो उनके बारे में हमने डिटेल पढ़ी। फिर इसके बाद हमने इसके अन्य अपरूपों के बारे में पढ़ा कि इसके जो है अपर रूप होते हैं, जैसे कि हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलेरिन है। 3 इसके हमने अपर रूप पढ़े, 3। ठीक है, हीरा पढ़ा था हमने, जैसे कि डायमंड पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा और फ्लेरिन पढ़ा। तो ये हमने इसके अपर रूप पढ़े। आज हम इसके बारे में कुछ आगे का जानेंगे बेटा कि कार्बन जो है ये किस श्रेणी में रखा जाता है, इसका अध्ययन हम कहाँ करें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि कार्बन तो हर ही जगह है, हर जगह कार्बन है। कार्बन हमारे कपड़ों में है, हमारे खाने में है, हमारे शरीर में है। तो सबसे पहले जो माना जाता था, इसकी 2 शाखाएं हैं, कार्बन की 2 शाखाएं हैं जिसके अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं बेटा। एक तो है अकार्बनिक, एक तो है अकार्बनिक। अकार्बनिक क्या होता है? अकार्बनिक के अंदर जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अकार्बनिक होती है। कार्बोनेट आयन्स आपने पढ़े हैं, कार्बोनेट्स आयन। ठीक है, कार्बोनेट्स आयन जो हैं हमने पढ़े थे संयोजकता वाले में। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। तो ये जो हैं ये अकार्बनिक के अंदर आते हैं, ये अकार्बनिक के अंदर आते हैं। इनको हम इनऑर्गेनिक, क्योंकि इसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इनकी हम स्टडी करते हैं। लेकिन आज जो हम इसमें पढ़ रहे हैं, कार्बन के अन्य रूप पढ़ रहे हैं, और इनको हम जो रखते हैं ये हम रखते हैं बेटा कार्बनिक यौगिक के अंदर। तो कार्बनिक यौगिक ही क्यों नाम रखा? क्योंकि इसमें कार्बन बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है, इसलिए भी कार्बनिक यौगिक रखा। इसका इंग्लिश में नेम जो है उससे आपको क्लियर होगा। इसका इंग्लिश में नेम होता है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कंपाउंड, क्योंकि यौगिक लिखा हुआ है तो ये क्या हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए। और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड हैं उनकी स्टडी जो की जाती है बेटा, उसकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मतलब हम ये कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन्स और कार्बन के अपरूपों का अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले ये माना जाता था कि जो कार्बनिक रसायन है वास्तव में कार्बन का ही रसायन रूप है, मतलब इसमें सारे के सारे कार्बन के ही कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक वर्ड ओरिजिन जो हुआ है ये ऑर्गेनिज्म से हुआ है। ऑर्गेनिज्म से ये ओरिजिन हुआ है। और ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है बेटा सजीव जीव, सजीव प्राणी, सजीव प्राणी मतलब जो जिंदा है। मतलब जो भी कार्बनिक चीज़ें होंगी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक हमारे होंगे, वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? वो सजीव प्राणियों से प्राप्त हो रहे हैं, ये पहले माना जाता था। लेकिन इसके बाद, क्योंकि ये तो सही नहीं था कार्बनिक से, क्योंकि अगर कार्बनिक यौगिक हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो सजीवों के अंदर हैं, तो उनको बाहर बनाना संभव ही नहीं था, क्योंकि उनको ये माना जा रहा था कि ये एक मिस्ट्री है, एक रहस्यमयी कहानी है कि कार्बन जो है, कार्बन के जो कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, वो सिर्फ केवल जीवितों में ही मिल सकते हैं। और इसके ऊपर पता है सिद्धांत भी किया गया। इस सिद्धांत को हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया, और इस सिद्धांत के अंदर
गत कहा गया कि जो भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है वो सभी सजीव प्राणियों की उपस्थिति के कारण या उसमें ही सजीव प्राणियों में ही रहस्यमय तरीके से हो सकता है। एक जैविक शक्ति है इन जीवों में जो इन कार्बनिक यौगिकों को बनाती है, क्योंकि खाने पीने की जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हमें लिविंग से ही मिल रही हैं, पौधों से मिल रही हैं या फिर जानवरों से मिल रही हैं, तो इन्हीं में ही कार्बन ज़्यादा पाता है। तो दैट मीन्स कार्बनिक यौगिक जो है इन्हीं में ही पाते हैं। अच्छा, इस चीज़ को कहा किसने था? मतलब इसको इन 1815 में एक साइंटिस्ट थे जे बर्जिलियस। तो जे बर्जिलियस ने क्या कहा कि ये रहस्यमय तरीके से जितने भी कंपाउंड हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक हैं, वो किसी सजीव के अंदर ही बन सकते हैं और किसी के अंदर नहीं बन सकते। हाँ, परंतु कुछ दिनों के बाद इन्हीं के शिष्य थे, इन्हीं के ही उन्होंने 1828 में जर्मनी में एक और हमारे जो साइंटिस्ट थे इन्हीं के ही शिष्य थे ये। इनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। तो फ्रेडरिक वोलर ने क्या किया? उन्होंने एक पोटेशियम साइनेट लिया और पोटेशियम साइनेट को उन्होंने अमोनियम सल्फेट के मिश्रण के साथ गर्म किया। देखिए, उन्होंने पोटेशियम, मैं रिएक्शन लिख देती हूँ, पोटेशियम साइनाइड का होता है SN, साइनाइड लिया और उसको अमोनियम सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है ना बेटा, SO4 के, ठीक है, वोल्टाइज हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐसा तत्व बनाया इससे जो कि अमोनियम साइनेट था, अमोनियम साइनेट बनाया, ठीक है, प्लस क्योंकि अभी इसमें क्या बच गया? K बच गया, यहाँ पे SO4 बच गया, तो K2, क्योंकि K की SO4 की वैलेंसी 4 है, SO4 बन गया, ठीक है। फिर इसको अमोनियम साइनेट को फिर इन्होंने गर्म किया, अमोनियम साइनेट को इन्होंने क्या किया? गर्म किया, और गर्म करने पे इन्होंने इससे यूरिया बनाया। ये यूरिया का फॉर्मूला है बेटा, कोई पूछ ले तो, NH2CO NH2, ठीक है। इस तरह से क्या बनाया? यूरिया बन गया, यूरिया प्राप्त किया। जब इन्होंने यूरिया प्राप्त किया तो इससे पता चला कि ये जो ऑर्गेनिक है, ये क्या है? ये भी तो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बनिक यौगिक है ये भी। यूरिया भी तो एक कार्बनिक यौगिक है। तो पहले माना जाता था कि कोई जीव ही इसको बना सकता है, लेकिन फ्रेडरिक वुलर ने ये सिद्ध कर दिया कि कार्बनिक यौगिक को हम सिर्फ सजीव ही नहीं बना सकते, हम इन्हें अपने रासायनिक क्रिया के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन चीज़ों को माना, और पहले ये माना था कि ये कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव में ही बन सकते हैं, लेकिन फिर माना कि इनको वैसे भी बाहर भी बनाया जा सकता है, तो ये संभव है। तो यहाँ पे हम इसी की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं कि कार्बनिक जो यौगिक हैं हमारे, देखो बेटा, कार्बनिक यौगिक की मैंने आपको बता दी। जो कार्बनिक यौगिक हैं इनको हम कार्बनिक रसायन के अंदर स्टडी करते हैं। इनकी जो शाखा है, हम कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन जो है वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होती है। वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन, मतलब हाइड्रोजन भी हो एंड कार्बन भी हो,
ऐसे यौगिकों को हम क्या नाम दे देते हैं? ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। तो जिनमें दोनों चीजें हों। हाइड्रोकार्बन, ठीक है बेटा, इसको कर लेना। हाँ, फिर हम पढ़ते हैं कार्बनिक यौगिक। हाइड्रोकार्बन हमें पता चल गए, और हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि अकार्बनिक चीज़ें ये हैं और हमारे कार्बनिक कंपाउंड ये हैं। ये हमारे कार्बनिक यौगिक हैं। और कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किस में किया जाता है? कार्बनिक रसायन में किया जाता है। ठीक है, तो वैसे हमें यहाँ जो पढ़ना है वो कार्बनिक यौगिक ही पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वो कार्बनिक यौगिक के ऊपर ही निर्भर करता है। तो कार्बनिक यौगिक के अंदर हम इसको दो भागों में, इस श्रृंखला को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कार्बनिक यौगिक की दो श्रृंखलाएं हैं। एक है खुली श्रृंखला और एक है हमारी बंद श्रृंखला। खुली श्रृंखला, बंद श्रृंखला। ठीक है, खुली श्रृंखला जिसमें कि चेन जो है खुली होती है, जैसे कि सी 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 ऐसे चेन बना रहे हैं। और बंद श्रृंखला क्या होती है? जैसे हमने इसमें सी सी कार्बन ले लिए और इस तरह से श्रृंखला को बंद कर दिया, तो इसको हम कहेंगे बंद श्रृंखला और इसको हम कहेंगे खुली श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें खुली श्रृंखला को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होते हैं हमारे संतृप्त और एक होते हैं असंतृप्त। संतृप्त जो हैं उनका फॉर्मूला अलग होता है। इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड, अबंध। और इनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, संतृप्त और असंतृप्त के बारे में। हम इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं आगे कि किसे कहते हैं और कैसे कहते हैं। देखो, जो हमारे संतृप्त हैं, तो संतृप्त वालों में का एक अलग फॉर्मूला होता है। इन्हें हम CnH2n+2 से निरूपित करते हैं। और इनमें सिंगल बॉन्ड आता है। तो सिंगल बॉन्ड आता है, तो इसलिए इनको क्या कह देते हैं? हम एन कह देते हैं। और असंतृप्त वाले जो होते हैं, दो तरह के हो गए। एक वो जिनमें डबल बॉन्ड आता है, एक वो जिनमें ट्रिपल बॉन्ड आता है। इनको हम ईन कह देते हैं और इनको हम आइन कह देते हैं। और इनका फॉर्मूला भी अलग है, CnH2n, और इनका फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, तो इस तरह से एक मैं बना के भी दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से संतृप्त होते हैं। तो संतृप्त, जैसे कि हमारा ये संतृप्त है। संतृप्त मीन्स सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखिए हाइड्रोजन का, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। तो 4 इसमें सहसंयोजक बंध बन गया, 4 सहसंयोजक बंध बन गया। और ये, इसको हम क्या नाम देंगे? इसमें हम C1 है हमारा, तो इसको क्या नाम देंगे? मिथ देंगे, मिथ। और यहाँ पे क्या लिखा है? सिंगल बॉन्ड वालों को हम क्या कहते हैं? एन कहते हैं, तो इसको एन कहेंगे। सेकंड, इसका एग्जाम्पल ले लें एक। इसका है, जैसे कि इसमें मिथेन नहीं ले सकते बेटा, डबल बॉन्ड लगाना है, तो इसमें मिथ नहीं हो सकता, इथ ही होगा। इसमें हम 2 इसमें पूरे हो रहे हैं हमारे, और 2 ये पूरे हो गई वैलेंसी, तो ये 4 हो गए। अब इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो C2H4। ठीक है, फॉर्मूले में लगा के देख लीजिएगा। कार्बन के 2 N मीन्स 2, और यहाँ पे हमने 2 2 जा 4 कर दिया। और इसको हम कहेंगे 2 कार्बन वाले हैं तो इथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? ईन आएगा। इसी तरह से आइन वाले हैं,
तो इनमें ये भी असंतृप्त है, ये भी 2 में ही होगा, 3 कार्बन वाले बॉन्ड, तो इसमें 3 वैलेंसी पहले से ही है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। इसको हम कहेंगे C2H2 और इसका नाम, क्योंकि 2 कार्बन है तो इथ हो गया, इथ हो गया। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या आएगा, आइन आएगा। सो हमारे ये दोनों अलग अलग हैं, एक है हमारे संतृप्त और एक है हमारे असंतृप्त। तो संतृप्त हमारे जो अक्रियाशील होते हैं, ये ज़्यादा क्रिया नहीं करते हैं, ये हमारे जो हैं प्रतिस्थापन क्रिया को दिखाते हैं, और जो असंतृप्त हैं ये योगात्मक अभिक्रियाओं को शो करते हैं और ये क्रियाशील होते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, बंध श्रृंखलाएँ। हमने आपको बताई कि हमारे पास बंध श्रृंखलाएँ भी हैं, जैसे कि बंध श्रृंखला में हमने बताया C इस तरह से। तो इसमें भी 2 तरह की श्रृंखलाएँ हम लेते हैं। एक होती है हमारी समचक्रीय, समचक्रीय जैसे कि मैंने ऊपर बनाई है, ये भी समचक्रीय है, एक ही चक्र से बनी हुई, एक ही उससे बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, समचक्रीय कहते हैं। लेकिन विषम चक्रीय का मतलब है उसमें कोई दूसरा भी ऐड हो जाए, उसको हम विषम चक्रीय कहते हैं। देखिए बेटा, समचक्रीय पहले हम लेते हैं समचक्रीय, है ना, पहला वाला ले लीजिए, किसका, बंद चक्र है ना, चक्रीय वाली हैं ये, बंद वाली हैं। तो समचक्रीय जिनमें कि समान चक्र होते हैं, जैसे कि अगर हम कार्बन का ही ले लें यहाँ पे, तो वो समान चक्र है, ये देखिए। अब इसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 2 वैलेंसी पूरी हो गई, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन, और इसी तरह से यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन, इसी तरह से यहाँ और यहाँ हाइड्रोजन, और वैलेंसी कार्बन की पूरी हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 हो गई ना, 4 वैलेंसी। इसको क्या कहते हैं, हम इसको साइक्लो हेक्सेन कहेंगे। साइक्लो हेक्सेन क्यों कहेंगे, क्योंकि 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है और एक जैसे ही कार्बन है, समचक्रीय है, इसको हम क्या कह रहे हैं, समचक्रीय, समान चक्र है। फिर आप कहेंगे मैडम विषम चक्रीय क्या होंगे, समान चक्रीय तो यही है। तो बेटा विषम चक्रीय जो होते हैं, दूसरा हमने पढ़े थे विषम चक्रीय। तो विषम चक्रीय जो यौगिक होते हैं उनमें कुछ विषमता होती है, जैसे कि कार्बन है और कार्बन है, यहाँ पे हमने एक नाइट्रोजन लगा दिया, तो इसमें समान नहीं है चक्र, मतलब इसमें विषम चक्रीय कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। देखिए इसमें सारे कार्बन ही थे, बीच में सेंटर में रिंग बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो चक्र पूरा कर रहे हैं, जो चक्र बना रहे हैं, वो सिर्फ कार्बन नहीं है। फिर इसको बैलेंस कर लीजिएगा कि 2 इधर हो गए और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लग गए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 लग जाएंगे। इस तरह से इसको आप बैलेंस भी कर लेंगे, तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा फिर इसके बाद। और ये विषम चक्रीय, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि विषम चक्रीय क्या होते हैं, समचक्रीय जो समान चक्र वाले होते हैं। तो बेटा हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, हमने जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ा, जो कि सबसे पहले 1815 में बेर्ज़ेलियम ने दिया था। बेर्ज़ेलियम ने क्या कहा कि सारे जो कार्बनिक तत्व हैं, वो कार्बनिक तत्व जो बने हैं वो जीवों के अंदर ही बनते हैं, किसी सजीव के अंदर ही बनेंगे, बाहर नहीं बनते। इसके बाद फेडरिक ने, जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं, फेडरिक जो कि इन्हीं के ही शिष्य थे, उन्होंने 1828 में कहा क्या, उन्होंने तो यूरिया को बना दिया
कि कार्बनिक यौगिक जो है वो शरीर के बाहर भी बनते हैं, मतलब हम उन्हें लैब में भी बना सकते हैं। तो हमें पता चला कि कार्बनिक यौगिक सिर्फ सजीव के अंदर ही नहीं बनते हैं, बाहर भी बनते हैं। अब कार्बनिक के साथ साथ हमें अकार्बनिक का भी पता होना चाहिए कि अकार्बनिक कौन से होते हैं। कुछ अकार्बनिक ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन होता है लेकिन उनको अकार्बनिक श्रेणी में रखा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स। फिर नेक्स्ट हमने पढ़े बेटा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वह हैं जिनका अध्ययन हम कार्बनिक केमिस्ट्री में, मतलब हम उनका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनका अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन में उनका अध्ययन करते हैं। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला। जो खुली इस तरह की श्रृंखला होगी वो खुली श्रृंखला है, और जो इस तरह से बंद होगी वो बंद श्रृंखला है। फिर खुली श्रृंखला वालों को हमने 2 भागों में बांटा, संतृप्त और असंतृप्त। हमने आपको बताया ये दोनों ही खुली श्रृंखला वाले थे। ये देखिए खुली श्रृंखला है, दोनों में खुली श्रृंखला है। फिर हमने आपको बताया बंद श्रृंखला में सम चक्रीय और विषम चक्रीय। मतलब सम चक्रीय जिसमें कि कार्बन जो है वो समान कार्बन 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 की ही चेन हो, तो वो समान है। लेकिन विषम चक्रीय में क्या है, कार्बन 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 की ही चेन के साथ नाइट्रोजन भी जुड़ गया, तो ये विषम चक्रीय हो गया। ओके बेटा, थैंक यू आज के